सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर राधेश्याम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो सॉलिड्स क्या हैं? हमने क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पहले पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स क्या होते हैं। वे पदार्थ होते हैं जिनके क्या हैं अणु, आयन या परमाणु क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। और क्या है? डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर बंधे हुए रहते हैं। क्या है? डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर या पोजीशन में हम कह सकते हैं, पोजीशन पर एग्जिस्ट रहते हैं। ठीक है, उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सॉलिड्स के लिए, तो सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। और रिजिड होने के कारण ये क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम सॉलिड के लिए बात करें तो सॉलिड्स में क्या होता है? इनका जो शेप है, इनका जो आकार है, वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। ठीक है, और इनका वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है? वॉल्यूम भी क्या होता है? इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास में जनरल इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग द सॉलिड्स। अब क्या है, सॉलिड्स को क्या है टू पार्ट्स में क्या कर दिया गया? क्लासीफाई कर दिया गया। तो सॉलिड हैं, इनको क्लासीफाई कर दिया गया। इनको कितने? टू पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास में है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक हमारे पास में है एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम होता है, इन्हें कहते हैं रियल सॉलिड। और इन्हें कहते हैं सूडो सॉलिड। ठीक है, अब देखो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इनके अंदर अणु, आयन या हम कह सकते हैं परमाणु, वो क्या होते हैं? डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या होते हैं? बाइंड रहते हैं। ठीक है, जबकि इनकी बात करें हम तो इनमें क्या है? अणु, आयन या परमाणु क्या होते हैं? डेफिनेट ज्योमेट्री में बाइंड नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, बाइंड नहीं होते हैं। इसी प्रकार से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जब इनके फिक्स हैं, इसी कारण हम कूलिंग कर्व जो हम प्लॉट करेंगे तो वो क्या आता है? इसका डिसकंटिन्यूअस प्रकार का। तो ध्यान रखना, इनके मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसी कारण क्या है? इनका कूलिंग कर्व है वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस नेचर का प्राप्त होता है। जबकि बात करें हम एमोर्फस सॉलिड के अंदर, तो एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, फिक्स नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जब फिक्स नहीं होते हैं तो क्या होता है? इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रकार का होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो हम क्या कहेंगे? इनका जो कूलिंग कर्व है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये अपने पास में मेन पॉइंट्स। इसी प्रकार से अगला पॉइंट देखें
तो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, ध्यान रखना। जिसे हम कहते हैं विषम देशिक। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एमोर्फस सॉलिड की, तो एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है। अब आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो ये क्या होते हैं लॉन्ग रेंज वाले होते हैं। ये क्या होते हैं लॉन्ग रेंज। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज सॉलिड होते हैं। जबकि बात करें हम एमोर्फस सॉलिड की, तो ये क्या होंगे ऑटोमेटिकली शॉर्ट रेंज सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अब क्या है, इन्हें हम क्या कह रहे हैं रियल सॉलिड, जबकि ये क्या है सूडो सॉलिड्स। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। इसका मतलब क्या है, इनमें पाए जाने वाले बॉन्ड हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो क्या होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं या तो क्या होंगे ये आयनिक होंगे या क्या होंगे कोवलेंट नेचर के होंगे। अब देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो फॉर एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनके लिए पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ एग्जांपल है, लेकिन क्या जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग क्या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करें तो सोडियम क्लोराइड, यानी वहां पर लिखा हो सकता है सोल्ट या लिखा हो सकता है नमक। ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन देने वाला क्वेश्चन को क्या है बस थोड़ा सा नाम चेंज करते ही हम क्या सोच लेते हैं तो क्वेश्चन गया। ध्यान रखना इस बात का। तो क्या होगा नमक हो गया, इसी प्रकार से KCl हो गया, इसी प्रकार से हम बात करें इसमें शुगर की बात करें, इसी प्रकार से सिल्वर का है, कॉपर का है। इसी प्रकार से हम बात करें किसमें एमोर्फस सॉलिड के अंदर, तो इनके क्या है ये सूडो सॉलिड हैं। इट मीन्स इनमें क्या है वीक प्रकार के बॉन्ड होते हैं, और हम कह सकते हैं क्या होते हैं जैसे रबड़, ठीक है, ग्लास, ठीक है, ग्लास, ठीक है। और ग्लास को तो आपको पता है वैसे हमें क्या कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी क्या है। जनरली हम बात करते हैं कि एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड जो है वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कहते हैं हम समदेशिक, समदेशिक। देखो आइसोट्रोपिक में क्या होता है कि सॉलिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, जैसे हम कह सकते हैं उसकी ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, ठीक है, इस प्रकार से आवर्तनांक आदि की जो वैल्यू है वो क्या है कि वैल्यूज हैं, कि वैल्यू है वो सभी दिशाओं में क्या होती है, सभी दिशाओं में क्या होती है समान होती है, इक्वल होती है। सभी दिशाओं में क्या होती है इक्वल होती है। इसलिए हम क्या है एमोर्फस सॉलिड हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं आइसोट्रोपिक। तो ध्यान रखना आइसोट्रोपिक क्या होते हैं वे सब्सटेंसेज होते हैं या एमोर्फस सॉलिड्स को कहते हैं जिनके लिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें जैसे उसमें चालकता है, विद्युत चालकता है, अपवर्तनांक है, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज हैं वो क्या है सभी दिशाओं में किधर और से भी हम क्या मेजर करें सब दिशाओं में क्या होती है इक्वल होती है, सब ओर से यानी इक्वल होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। लेकिन होता क्यों है ऐसा, अगर क्वेश्चन आप पूछ ले कि ऐसा होता क्यों है, तो क्या है जो अवयवी कण हैं, अवयवी पार्टिकल्स हैं, अवयवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अनियमित रूप से क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, यानी वो क्या है एक डेफिनेट अरेंजमेंट उनका नहीं होता है। इसी कारण क्या है वो क्या होते हैं आइसोट्रोपिक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन
सॉलिड की बात करें तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कारण क्या है इसका, कारण ये है उसका, क्योंकि उसमें जो अणु आयंस हैं वो क्या होते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या है, बंधे होते हैं, क्योंकि इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, फिक्स होती है। इस कारण से इनके अणु आयनों का अरेंजमेंट भी क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए इनके लिए जो ये वैल्यूज है, जैसे ऊष्मीय चालकता की वैल्यू है, ठीक है, इसी प्रकार से विद्युत चालकता की वैल्यू है, विद्युत चालकता, रिफ्रैक्शन इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स है, इन सब की वैल्यू क्या है, वो अलग अलग दिशाओं में क्या आती है, अलग अलग प्राप्त होती। इसी प्रकार से वो पूछ ले अपने से कि वहां पर क्या है, विच इज द नॉट ए एमोर्फस सॉलिड, विच इज द आइसोट्रोपिक, विच इज द एनाइसोट्रोपिक, विच इज नॉट एनाइसोट्रोपिक। तो अगर वहां पर एग्जाम्पल दिया होगा कि वो कह दे रबड़ है, तो वो कह दे रबर है, या कह दे ग्लास है, ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल देगा, उनमें से पूछेगा। आजकल क्या इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सेट पूछ लेते हैं कि ए और बी सही है, बी और सी सही है। तो अपने को ध्यान रखना है कि वहां पर क्या है, आइसोट्रोपिक है या एनाइसोट्रोपिक के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम क्या है यहाँ पर आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड अकॉर्डिंग देयर बॉन्डिंग। उनके बॉन्डिंग फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, उनको क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट्स के अंदर। पहला अपने पास में है आयनिक सॉलिड, नाम से स्पष्ट है आयनिक सॉलिड, यानी जिनके अंदर क्या पार्टिसिपेट क्या करेंगे, वहां पर पूछ लेते हैं कि अवयवी कण क्या होते हैं, उसमें आयंस होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और आयन कौन कौन से, हम कह सकते हैं एक एटायन होगा, एक क्या होगा, एनायन होगा। अब देखो आयनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड वाले हमें पता है वैसे ही क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इनका, लेकिन वो क्या होते हैं, लो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, लेकिन क्या होते हैं, मेल्टिंग टाइम में क्या होते हैं, ये हाईली कंडक्टर यानी कंडक्टिविटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें जैसे NaCl, KCl और क्या है, जिंक सल्फाइड्स, ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल्स अपन ने लिए हैं, और भी एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार से हम बात करें, सेकंड है हमारे पास में कोवेलेंट टाइप के सॉलिड, नाम से स्पष्ट है बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट, और कोवेलेंट बॉन्ड किसमें होता है, एटम्स के अंदर। तो इनके लिए हमारे पास यूनिट क्या होती है, क्या होती है, एटम। अब ये क्या होते हैं, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होते हैं, रिज्ड होते हैं, ध्यान रखना क्या होते हैं, वो रिज्ड प्रकृति के होते हैं। कैसे, याद रखो हमेशा, डायमंड की बात याद रखो, सिलिकॉन कार्बाइड को याद रखो, वो क्या होते हैं, रिज्ड नेचर के होते हैं। और इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और हमें पता है ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। क्यों, कोवेलेंटेड वाले क्या होते हैं, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, इंसुलेट नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो क्या हमारे पास में डायमंड है, क्वार्ट्ज है, डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम है, नाइट्राइड। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और है ग्रेफाइट, लेकिन आप जानते हो ग्रेफाइट क्या होता है, ये क्या होता है, ओनली ऑन ऐसा क्या है, कोवेलेंट सॉलिड है, जो क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप है मेटेलिक सॉलिड। अब देखो मेटेलिक सॉलिड की जब बात करें, नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार का बॉन्ड है वो मेटल्स में पाया जाएगा। और मेटल में जो बॉन्ड है जनरेट कैसे होता है, हमने पढ़ा था वहां पर क्या था, वहां पर हमने मेटेलिक बॉन्डिंग थ्योरी में पढ़ा था, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कर्नेल्स के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट के अंदर क्या फैले रहते हैं, केटाइन, यानी एक समुद्र की भांति। इस प्रकार के सॉलिड क्या कहलाते हैं, मेटेलिक सॉलिड। और ये किस नेचर के होते हैं, टेंसाइल नेचर के और डक्टाइल नेचर के होते हैं। हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, उनमें तनन क्षमता होती है और क्या होती है, आघात वर्ग क्षमता होती है। इसी प्रकार ये क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, मेटल लगभग सभी मेटल्स, जैसे हम बात करें कॉपर है, आयरन है, जिंक है, लिथियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, मेटेलिक सॉलिड्स के हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है, मोलिकुलर क्रिस्टल की बात करें, इनमें हमें नाम से स्पष्ट है कि इनकी जो यूनिट जो होती है बेसिक, वो क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है। और ये क्या होते हैं, 3 टाइप के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। किस प्रकार से,
या तो ये बनते हैं ध्रुवीय, यानी हम पोलर नेचर के, हम कह सकते हैं किस नेचर के, पोलर, या होते हैं नॉन पोलर, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन जो आता है अबाउट क्वेश्चन यहीं से उठ कर आता है, क्योंकि बाकियों में तो आपको सब में पहचान आ जाती है, लेकिन इनमें पहचान थोड़ी सी करना मुश्किल हो जाती है। तो देखो पहला हमारे पास में पोलर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव, यानी देखो इस प्रकार से क्या है, एक प्लस माइनस वाला द्विध्रुव है और एक द्विध्रुव और होता है, वो पास पास आकर क्या होते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर दुर्बल प्रकार की वॉन डर वाल्स बल यानी वॉन डर वाल्स बॉन्ड्स है वो क्या है, एग्जिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल की बात करें तो इनमें क्या है, एक लंदन प्रकार का फोर्स होता है, इस प्रकार लंदन प्रकार का फोर्स। और सबसे महत्वपूर्ण देखो इसमें क्या है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मोलिकुलर क्रिस्टल होता है, यानी मोलिकुलर टाइप के सॉलिड होते हैं। इसी प्रकार से आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आर्गन है, और नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। जैसे हम P4 की बात करेंगे, S4 की बात, P4 की, S8 की बात करें, सारे के सारे क्या होते हैं, यानी नॉन पोलर टाइप के मोलिकुलर क्रिस्टल होते हैं। और जबकि बात करें हाइड्रोजन बॉन्डेड की तो ये क्या है, वाटर मोलिकुल, हम जानते हैं आइस है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। ध्यान रखना, सारे के सारे क्या है, ये इंसुलेटर होते हैं। और क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी वेरी लो होता है। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट क्लासिफिकेशन, किस बेस पर था, बाइंडिंग फोर्स पर था, यानी उनके बनने वाले बलों के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिट सेल। अब देखो यूनिट सेल के बारे में हम सभी जानते हैं, यूनिट सेल क्या होती है, यानी वह सेल होती है जिसके बार बार रिपीट होने से क्या बनता है, लैटिस बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं मेनली इस यूनिट सेल पर ही आते हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं यूनिट सेल का, कि यूनिट सेल है, यूनिट सेल इसको क्लासीफाई कर दिया गया है टू पार्ट्स के अंदर मेनली। एक तो हमारे पास में होता है सेंटर्ड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में नॉन सेंटर्ड। ध्यान रखना है इस बात को। इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। या दूसरे शब्दों में इसे हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो जर्नल हम बनाते हैं, कि जो जर्नल हम क्यूब बनाते हैं वो क्या होती है हमारे पास में, उसे हम कहते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं या सेल कहते हैं। उसमें क्या होता है, ये क्यूब है, ठीक है। और इस क्यूब में क्या होता है, इस क्यूब में क्या है, जितने ही मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, आयंस हैं, वो कहाँ पर एग्जिस्ट होते हैं, सारे के सारे कॉर्नर पर एग्जिस्ट होते हैं। कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर एग्जिस्ट होते हैं। इट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, अब देखो इस वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ मेनी पार्टिकल्स, और कह सकते हैं वहाँ पर हाउ मेनी एटम्स इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। तो अब ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक सेल जो है इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं। अब आपसे पूछ ले कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं, कितने एटम्स होते हैं। हमें पता है कि इस यूनिट सेल के अंदर सारे के सारे किस पर है, एट द कॉर्नर, कहाँ पर है, ये कॉर्नर पर है। ध्यान रखना, ओनली ऑन कहाँ पर होते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर क्या होते हैं, ओनली कॉर्नर पर होते हैं। कॉर्नर पर कितने टोटल हमें पता है, ये 8 हैं, और ईच का जो पार्टिसिपेशन होता है कितना, 1/8। यानी अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है इस बात का कि अगर वहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए या सेल के लिए अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं तो आप कहोगे 1 है। और ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और इसको डिनोट करते हैं किसके द्वारा, जेड के द्वारा। तो हाउ मैनी, जेड कितनी है हमारे पास में, 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेंटर्ड की, अब देखो नॉन सेंटर्ड और सेंटर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेंटर्ड में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। देखो कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, कॉर्नर पर तो हैं ही, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ में क्या अदर प्लेस पर भी है, ठीक है, अदर पोजीशन पर भी क्या है, अदर पोजीशन पर भी क्या है, पार्टिकल स्थित है। दोनों का क्या है, एडिशन होने के बाद में क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर है जो पहला जो एग्जाम्पल है किसका है हमारे पास में, पहला हमारे पास में है BCC,
ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखो बॉडी सेंटर की बात करें, हमारे को पता है ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर क्या है, एक बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से इसको बना दिया क्यूब हमने, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास में कहाँ पड़ा हुआ है, इस बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है पार्टिकल्स, और 8 क्या लगे हुए हैं, 8 है जो कहाँ पर है, इसके कॉर्नर पर है, 8 है वो कॉर्नर पर है, और एक कहाँ पर है, इसके बॉडी के अंदर है। तो वो पूछेगा BCC के अंदर हाउ मेनी एटम्स आर एग्जिस्ट, तो यू कैन से देखो 8 कॉर्नर पर है और ईच पार्टिसिपेट है 1/8 प्लस, अब देखो एक बॉडी के अंदर है और एक ही पार्टिकल है वो पूरा पूरा पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए हमारे पास में 2, यानी जेड की वैल्यू इसके लिए कितनी आ गई, ध्यान रखना 2 आ गई, किसके लिए, BCC के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इस प्रकार से वहां पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कॉर्नर, ये देखो कॉर्नर आ गया, कॉर्नर के साथ साथ में क्या अदर पोजीशन क्या है इसकी, बॉडी सेंटर यानी BCC है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट अगर देखें हम, बहुत इंपॉर्टेंट, FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब देखो फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि क्यूब तो हमें पता है ही कि इस तरह से क्यूब बनाते हैं, बार बार बनानी पड़ेगी, लोग बना लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि क्यूब के अंदर कॉर्नर पर तो भाई है ही, और कॉर्नर के साथ साथ में कहाँ होंगे, कॉर्नर के साथ साथ में कहाँ हैं, फेस पर हैं, और फेस कितने हैं इसके, हम कहते हैं इसमें फेस कितने हैं, 6 फेस है, देखो 1 2 3 4, ये देखो 5 पीछे वाला और एक आगे वाला 6 फेस है, ईच फेस पर 1 है, और पार्टिसिपेट कितना करता है। अब देखो कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, फेस पर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉर्नर प्लस क्या है, फेस पर है, तो अपने पास में कॉर्नर पर कितने हैं 8, ईच पार्टिसिपेट है 1/8 प्लस फेस कितने हैं 6 फेस, ईच पार्टिसिपेट है 1/2, क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा 4, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि आगे हम जेड की वैल्यू को यूज करेंगे टू कैलकुलेट द डेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी प्रकार से एक और होता है हमारे पास में, अगला पॉइंट ध्यान से देखना, एक होता है हमारे पास में एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड। अब देखो एज सेंटर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, आप पढ़ते हो लेकिन क्या इस चीज़ को नहीं करते हो कभी भी, तो अब ध्यान रख लेना इस बात का कि एज सेंटर्ड क्या है, ठीक है। अब एज सेंटर्ड में क्या है, कॉर्नर के साथ साथ में, ये देखो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के साथ साथ में क्या है, इस एजेस पर भी है, कहाँ है, एजेस पर भी क्या है, क्या स्थित है, पार्टिकल्स एजेस पर भी स्थित है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, कॉर्नर प्लस क्या है, एजेस पे है। एज कितने हमारे पास में 12 है, ध्यान रखना एज कितनी होती है 12, ठीक है, तो हमारे पास में 8 कॉर्नर, ईच पार्टिसिपेट कितना 1/8 प्लस 12 क्या है, एजेस हैं, और ईच पार्टिसिपेट 1/4, टोटल हमारे पास में कितना रिजल्ट आ जाएगा, देखो हमारे पास में कैंसिल करें इसको तो कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, यानी 4, यानी कितने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं 4, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, इसके लिए भी कितनी आ गई 4 आ गई। तो ध्यान रखना जेड की वैल्यू क्या है, इसके लिए 4 है। इसी प्रकार से लास्ट वन अगर हम पढ़ते हैं वो क्या है, डी, ये किसके पार्ट है, ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, सेंटर्ड के, ध्यान रखना ये नॉन सेंटर्ड का सिर्फ एक ही था अपने पास में। इसी प्रकार से अगर लास्ट पढ़े हम तो ये होता है एंड सेंटर्ड, क्या है, एंड सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड। अब देखो एंड सेंटर्ड में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपन ने क्या, ये क्यूब है और इस क्यूब में क्या पढ़ते हैं, कॉर्नर पे तो है ही, ठीक है, कॉर्नर पर तो क्या है, एडजस्ट है ही, ये देखो कॉर्नर पर ये सारे के सारे कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं, लेकिन क्या है बाकी कहाँ हैं, बाकी हैं वो एक फेस को छोड़कर, यानी इस फेस पर है तो इस फेस को छोड़ दो, ठीक है, इस फेस पर हैं यानी अल्टरनेटिव फेस पर हैं। तो ध्यान रखना कॉर्नर प्लस क्या होता है, अल्टरनेटिव फेस पर हैं, अल्टरनेटिव कहाँ पर हैं, फेस पर हैं। तो अब देखो हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पर कितने हैं 8 हैं, पार्टिसिपेट कितने करते हैं 1/8 प्लस अल्टरनेटिव फेस पर कितने हैं हमारे पास में 2 हैं, ईच पार्टिसिपेट कितना करता है 1/2, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 1, टोटल कितने आ जाएंगे 2। तो ध्यान रखना एंड सेंटर्ड के अंदर जेड की वैल्यू क्या होती है 2, यानी 2 एटम्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट
करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को क्या है, यूनिट सेल के बारे में, सभी यूनिट सेल के बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आगे हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर तो हमारे को वहाँ पर के जेड की वैल्यू क्या होगी, नीड होगी। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब देखो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब देखो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मल हम क्या कहते हैं, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास में, डी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एम बाई वी लिखते हैं, यही होता है हमारे पास में। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, एम बाई वी। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसी प्रकार से वी क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो अपने पास में मास ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ पार्टिकल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किससे, ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच यूनिट सेल। ठीक है, और दूसरा क्या है, मास ऑफ ध्यान रखना, मास ऑफ सिंगल। ठीक है, सिंगल पार्टिकल। अब मास ऑफ सिंगल पार्टिकल कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सिंगल पार्टिकल है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं कि दिए गए कोई भी अपने पास में पार्टिकल है, दिया गया कोई भी पार्टिकल है उसे क्या कर देंगे, अवोगाद्रो नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऑल ओवर हमारे पास में क्या डेंसिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसे हम किससे लिखते हैं, जेड से। तो जेड इंटू ये देखो ये क्या है हमारे पास में, एम बटा क्या है हमारे पास में, एन ए। ठीक है, एन ए, और साथ में क्या था हमारे पास में, वॉल्यूम। क्या था, वॉल्यूम। तो ये हमारे पास में आ जाए क्या, डेंसिटी को। अब डेंसिटी को डी से लिखो, इस प्रकार से रो से लिखो, कुछ भी दिया हो, आपको क्या डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या निकालोगे, दिए गए यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो आपके पास में जेड क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन गिवन यूनिट। अभी हम बढ़ के आ रहे हैं कि बीसीसी में कितने थे हमारे पास में पार्टिकल, हम कह रहे हैं 2, जेड की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। इसी प्रकार एम क्या है हमारे पास में, मास ऑफ ईच पार्टिकल, और डिवाइड कैसे कर रहे हैं, अवोगाद्रो नंबर से, और ये क्या है हमारे पास में, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम जो होता है किसी बात करें यूनिट की सेल की, तो क्या होता है, इसे हम कैसे मेजर करते हैं, इसे लिखते हैं ए की क्यू। तो हमारे पास में क्या आ जाता है, डी इक्वल टू जेड इंटू एम इंटू क्या आ जाएगा, एन ए इंटू ए की क्यू, और शॉर्ट में इसकी की है, ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं इसको जमना। क्या कहते हैं, जमना। यानी जी जय का मतलब क्या है, जेड से, मैं का मतलब एम से है, ना का मतलब एन, और साथ में ए है, यानी हमारे पास में एक्स है, एक्सिस क्या है। तो इस प्रकार से हम क्या है, किसी भी दी गई यूनिट्स के लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी क्रिस्टल दिया उसकी डेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूले के अनुसार सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, जेड इक्वल टू क्या था, डी इक्वल टू क्या था हमारे पास में, जेड इंटू एम अपॉन क्या था हमारे पास में, एन ए इंटू क्या था, ए की क्यू। यानी हमारे पास में क्या था, ट्रिक क्या थी इसकी, जमना। ठीक है, अब देखो जेड की वैल्यू किसके लिए, एफसीसी के लिए। हमने पहले ही कहा था कि एफसीसी के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है, यानी जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4। ठीक है, एम हमारे पास में कितना दे रखा है, 200 ग्राम्स दे रखा है। इसी प्रकार से अगर परमाणुओं की संख्या की बात करें, यानी N0 हमारे पास में दे रखा है कितना, 4 इंटू कितना, 10⁻23 दे रखा है, बिल्कुल। अब देखो अब हमारे पास में क्या है, एक लेंथ दे रखी है, यानी L कह दो या इसको कह दो A, एक्सिस कह दो, कितनी हमारे पास में 200 पिकोमीटर दे रखी है। इसे हम क्या है यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू
कितना आ जाएगा 10⁻⁸ क्या सेंटीमीटर आ जाएगा। किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या सारी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, D = क्या आ जाएगा 4 × 200 अपॉन क्या था हमारे पास में, ये देखो हमारे पास में अवोगाद्रो नंबर है यानी परमाणुओं की संख्या पहले से दे रखी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 24 × 10⁻³ कितना 23। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या A की पावर क्या दे रखी है, Q दे रखी है, तो 2 × 10⁻³ कितना है -8, इसका क्या है होल क्यूब है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसकी क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा 4 × 200, ये कितना है 24 × 10⁻23 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 × 10⁻ कितना, ये आ जाएगा 24। अब क्या है इसका हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में कोई क्वेश्चन दिया गया होगा तो उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी यानी उस क्रिस्टल की डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्रोमियम धातु का घनत्व कितना दे रखा है अपने पास में 7.2 g/cm3, यानी क्रोमियम हमारे पास में मेटल है, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है अपने पास में 7.2 क्या g/cm3 दे रखी है। इकाई कोष्टिका घनीय है, इसकी भुजा की लंबाई, वो देखो भुजा की लंबाई यानी A की बात कर लें या L की बात कर लें, कितने 289 क्या दे रखी है, वही पिकोमीटर दे रखी है। पिकोमीटर को हमने किसे बदलना है, या सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 2.89 × 10⁻⁸ क्या आ जाएगी सेंटीमीटर। उसके पश्चात में ज्ञात कीजिए कि दी गई कोष्टिका किस प्रकार की है। यदि क्रोमियम का हमारे को मास दे रखा है, यानी क्रोमियम है उसका द्रव्यमान कितना है, उसका द्रव्यमान दे रखा है कितना 52। ठीक है, और अवोगाद्रो नंबर हमें पता ही है कि अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.6 दे रखी है, इसने 6.062 × 10⁻23 दे रखी है। बस कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, यहाँ पर Z की वैल्यू निकालनी है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या था हमारे पास में Z × M यानी जमना याद रखना, Na इंटू क्या था हमारे पास में वॉल्यूम यानी A की क्यूब था। तो अपने को निकालना क्या है, Z की वैल्यू निकालनी है, और Z की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि दी गई हमारे पास में कोष्टिका है किस प्रकार की, Z की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो ध्यान रखना Z की वैल्यू जब हम इसको निकालते हैं तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, Z इक्वल टू आ जाएगा ये D × Na × A की क्यू अपॉन क्या आ जाएगा M। बस अब इसमें क्या कर दो, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इसका क्या निकाल लो, रिजल्ट निकाल लो। D कितना दे रखा है, D दे रखा है 7.2। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, चाहो तो आप यूनिट भी साथ में लिख सकते हो। अवोगाद्रो की वैल्यू कितनी 6.62 नहीं गलत दे रखी है, यहाँ पर क्या है 23 है, ध्यान रखना 23। तो कितना है हमारे पास में 6.023 × 10⁻³ कितना है 23। ए कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए कितना है मल्टीप्लाई बाय 2.89 × 10⁻³ कितना -8 की पावर क्या है क्यू अपॉन क्या है एम। एम का मतलब है मास ऑफ गिवन मेटल कितना दे रखा है 52 अपॉन क्या कर देंगे 52। रिजल्ट जो आ जाएगा हमारे पास में अबाउट कितना आ जाएगा 2.2 के करीब आ जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू क्या है, यानी जेड की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 2 आ रही है, जो किसके निकटतम है, ध्यान रखना BCC। हम बढ़ के आ रहे थे, देखो इतना तो याद होना चाहिए आपको कि BCC। तो हमारे पास में गिवन जो कोष्टिका है वो गणनीय कोष्टिका वो क्या है BCC टाइप की है। तो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि उसने डेंसिटी के पीछे पड़ जाए, इसमें किसी भी क्या है टर्म्स की वैल्यू वो अपने से पूछ सकता है कि भाई इसके निकालिए, लेंथ निकालिए, जेड की वैल्यू निकालिए, कौन सी कोष्टिका है। तो ये हमारे को सारी तरफ से क्या है उस बात का पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।